हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम PYQ करने वाले हैं MSO 004 के। हमने आपने देख ही लिया होगा। और ये आपका दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है MSO का। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आपका क्वेश्चन पेपर। ये आपका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, 100 मार्क्स 3 घंटे का होता है। और आपको लगभग 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं यहाँ से। ठीक है, पर क्वेश्चन के 20 मार्क्स मिलते हैं आपको। 20 मार्क्स आपको रियलिटी में नहीं मिलते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, लेकिन 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैंने क्या किया है यहाँ पे से कुछ क्वेश्चन जो है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, मैंने वो छाटे हैं और आपको कराए हैं। ठीक है, उनको सॉल्व कराया है। पहला है ये वाला सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि भारतीय जो ग्राम है, जो गांव है, उसके बारे में ये पूछ रहा है आपसे। उसके बाद क्योंकि देखो ये जो टॉपिक्स है ये हॉट टॉपिक्स है, ये मैंने एनालाइज किए हैं क्वेश्चन पेपर आपके। देखो ये वाला भी है, ये जून 2023 का है। ठीक है, ये मैंने एनालाइज किया है। उसके बाद लगभग 2 साल के क्वेश्चन पेपर आपके मैंने एनालाइज करने के बाद ये निकाला है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हॉट टॉपिक होते हैं ना, वो हर बार आते हैं। गाँव से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, शहरीकरण वाला क्वेश्चन होता है, वो हर साल रिपीट होता है। और एक आपका ये है दिसंबर 2022 का। ठीक है, अभी हम दिसंबर 2023 वाला क्वेश्चन पेपर ही करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर पहले ये कराऊंगा मैं आपको, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शायद इसका जो जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपका करा दूंगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका आता है ग्राम अध्ययन, फिर जनजाति के बारे में। ठीक है, और ये वैश्वीकरण मैंने अभी नहीं कराया है, ये लास्ट अगली वीडियो में देखेंगे इसको, अगर हो जाएगा तो। ठीक है, अदरवाइज इसको लीव करके फिर कोई और दूसरा हम करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं कर रहे, आपको समझाने के लिए है बेसिकली। ठीक है, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाए कि आंसर्स कैसे लिखते हैं, किस तरीके के सवाल आप आते हैं हर साल, और आप कैसे सवालों को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। जाति व्यवस्था के चलन के द्वारा भारतीय ग्रामों की सामाजिक संरचना की चर्चा कीजिए। यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछ रहा है, यानी कि जो गांव है हमारा, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, तो हमें इसमें जो बताना है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहले आपको एक इंट्रो लिखना होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इंट्रो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, इंट्रो मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं, जिसमें कि आप बताते हैं कि बेसिकली जो रूपरेखा है वो तैयार करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया जाति व्यवस्था भारत में एक गहरी जड़ी जमाए हुए बैठी है, एक सामाजिक संरचना है जिसने भारतीय गांवों के सामाजिक ताने बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जन्म पर आधारित इस पदानुक्रम व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से अपने समुदायों के भीतर व्यक्तियों की भूमिका, विशेषता और सीमाओं को परिभाषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए कि यहाँ पे मैंने क्या बात करनी है, कि भाई भूमिकाओं के बारे में बात करनी है, विशेषता और जो सीमाएं हैं लोगों के बीच में उनके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स है, इनके हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता। सबसे पहले पदानुक्रम होता है, आपको पता है कि भाई पद होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका काम अलग अलग होता है। ठीक है, अंतर्विवाह होता है, यहाँ पे जो भी शादी होती है वो जाति के अंदर ही होती है। ठीक है, अपने जो है गोत्र से बाहर होती है, जाति के अंदर होती है। उसके बाद व्यवसाय जो है, ब्राह्मण केवल पूजा पाठ ही कर सकते हैं, और जो शूद्र है वो केवल मजदूरी कर सकते हैं। ठीक है, मजदूरी का काम शूद्र के लिए है, और जो पूजा पाठ का काम है वो ब्राह्मण कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, पूजा पाठ, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, ये वाले काम ब्राह्मण करते हैं। अस्पृश्यता यानी कि जो आप देखते हो ना दलित, देखो दलित बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या जाति व्यवस्था में आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो दलित है वो सबसे निचले पायदान में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो शूद्र है, शूद्रों से नीचे भी एक पायदान था 5वां नंबर का। ठीक है, हम 4 पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बाद भी एक जो है अस्पृश्य के लिए था। ठीक है, दलितों के लिए था, जिनको हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो बाद में हटा दिया गया था वहाँ से। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो रीति रिवाज थे, जो व्यवस्था थे, उसको फॉलो करने से मना कर दिया, तो जिसकी वजह से जो ब्राह्मण थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उनकी जो एक तरीके से जिनको स्टेज मिला हुआ था, उनको एक स्थान मिला हुआ था, उनसे वहाँ से हटा दिया उनको। ठीक है, और अपने समाज से बेदखल कर दिया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये वाली बुक पूरी पढ़ा रखी है, आपको लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में, आपको आप जाके देख सकते हैं।
ग्राम जीवन पर जाति व्यवस्था का प्रभाव। अब हम प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि भाई गांव में जो है जाति का प्रभाव क्या रहता है। सबसे पहले सामाजिक स्तरीकरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समाज में स्तर आपको मिलते हैं ना, लेवल्स मिलते हैं, क्लास मिलती है, तो वो बताता है यहाँ पे। और व्यवसायिक विशेषज्ञता होती है, एक व्यक्ति, एक जो जात है, ठीक है, एक जो वर्ग है, वो एक ही प्रकार का काम कर सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। कुम्हार सिर्फ कुम्हारी कर सकता है, ठीक है, उस कुम्हार के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो कोई और काम कर ले, कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले अपना कुछ और, तो वो नहीं कर सकता वो। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण आपको देखने को मिलता है कि भाई एक जो दल है वो सभी पर नियंत्रण रखता है, सबकी देख रेख करता है कि कोई भी अपने जो काम है उससे दूर ना भागे, है ना, वो एक तरीके से उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है दूसरा दल। संघर्ष और भेदभाव आपको हमेशा जो है जीवन में देखने को मिलता है गाँव में। ठीक है, इस चीज़ को लेके, एजुकेशन को या हम बात करें डेवलपमेंट को लेके नहीं, जाति प्रथा को लेके आपको प्रभाव जो है, जो भेदभाव है, जो संघर्ष है, वो देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर हम बात करें संघर्ष की, अगर हम बात करें भेदभाव की, तो नहीं होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, संघर्ष हो लेकिन उस चीज़ के लिए ना हो कि भाई हम जाति को फॉलो कर रहे हैं इससे संघर्ष हो रहा है, नहीं। एजुकेशन के लिए संघर्ष हो, ठीक है, कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे संघर्ष हो, डिबेट करें साथ में बैठ के, तो वो संघर्ष होना चाहिए, ना कि ऐसा संघर्ष। समकालीन चुनौतियों और सुधार, इसके लिए क्या क्या सोल्यूशंस हम कर सकते हैं। चुनौतियाँ सबसे पहले समझते हैं, फिर इनको सोल्यूशन निकालना आसान रहता है ना। कह रहा है कि आर्थिक असमानता है, तो अगर हम आर्थिक असमानता को हम देखें तो क्या होता है, यानी कि जो एक इकोनॉमिकली जो है दलित देखते हो आप, तो वो वीक है। ठीक है, अभी भी वीक है, तो अगर इनकी जो आर्थिक सुधार है वो किया जाए तो डेफिनेटली ये आगे निकल सकते हैं। ठीक है, और फिर बाद में शायद जब पैसा एक बार आ जाए तो लोग भी जो है इतना भेदभाव ना करें, क्योंकि फिर काम छूट जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि काम की वजह से भी जो है छुआछूत करते हैं कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि हर तरीके के लोग हर तरीके का काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो हमें ये धारणा जो है मिटानी पड़ेगी अपने अंदर से। सब तरीके के लोग सब तरीके का काम करते हैं। ठीक है, तो हमको ये 30 मार खान नहीं है जो अपने आप को ये समझे कि हम तो बस यही वाला काम करेंगे, उसके अलावा कुछ करेंगे ही नहीं। आज वो नहीं है सिस्टम। आज आपको जहाँ से पैसा मिलता है, जहाँ से रोटी मिलती है, वो करना पड़ता है। सामाजिक भेदभाव, ठीक है, अगर सामाजिक भेदभाव को ख़त्म किया जाए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चुनौतियाँ तो है सामाजिक भेदभाव, लेकिन इसको हम सुधार भी सकते हैं ना। लोगों की मेंटालिटी बदलना, अब वो बदलना इतने सालों चल रहा है लेकिन वो बदली नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, यही सबसे बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज है। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है एक बार के लिए, लेकिन ये जो है ना सामाजिक भेदभाव, ये शायद ख़त्म ना हो कभी। सरकारी नीतियाँ और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो लागू की गई है ताकि इनके साथ जो भेदभाव होता है उसको सुधारा जा सके, है ना। SC/ST एक्ट आपको देखने को मिलता है, ताकि अगर उनके साथ कोई भेदभाव करता है, कोई उनको उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, गाली देता है, उनको अब्यूजिंग करता है, कुछ गलत करता है उनके साथ में, तो उसके लिए एक्शन लिया जा सके, ताकि ये जो भेदभाव वाली वृत्तियाँ हैं उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, लेकिन लोग इसको गलत समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप सच में एक प्रैक्टिकली देखो उनका आंकड़ा निकाल के, तो बहुत बार जो इस एक्ट का इस्तेमाल है बहुत ही कम बार हुआ है। ठीक है, और बहुत ही रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है इन चीज़ों का। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया है, आप इसको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना। ऐसे कंक्लूजन आपको लिखने चाहिए ताकि आपका एक जो आंसर है ना वो संपूर्ण लगे, सबसे अलग लगे। यही तरीका हो सकता है आपका आंसर को अलग दिखाने का। और जो भी मैंने आपको जो दिखाया है, ठीक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन मतलब इनके लिए आपको 3-3 4-4 लाइन लिख देनी है, जितना भी आपसे बने 2-3 लाइन। इसके लिए से ये है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, इनको आपको एक्सप्लेन करते हुए चीज़ें करना है ताकि दिक्कतें ना आए फ्यूचर में। ठीक है, मतलब कि एग्ज़ाम में आपके पेज कम ना पड़े। ये मैंने 2 पेज लिखा है, आपको 4 लिखना होता है। ठीक है, 4 पेज आपको भरने हैं, तो उसके लिए आपको देखो जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, क्योंकि आप पैराग्राफ भर के लिखोगे, अपने अभी से ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पैराग्राफ लिख रहे हो तो दिक्कत है, फिर वो आपको फिर एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन वो आपको एग्ज़ाम में काम नहीं देता है। एग्ज़ाम में काम क्या आएगा आपका, यही चीज़ें। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इजीली इसको एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले रिवीजन कर लोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने क्या क्या लिखा है। भारतीय समाजशास्त्र में ग्राम अध्ययनों के महत्व की चर्चा कीजिए। ग्राम अध्ययन, अगर हम ग्राम अध्ययन मतलब समझो पहले क्या होता है। देखो, कभी भी
कुछ भी पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टडी करती है उस क्षेत्र की, उस पर्टिकुलर एरिया की, क्या करती है, स्टडी करती है, आंकड़े निकालेगी कितने पुरुष है कितने महिलाएं हैं, कैसे कैसे काम हो रहा है यहाँ पे, जाति को देखेगी कि कितनी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, पिछड़ी जाति कौन है, अगली जाति कौन है, इस तरीके से। तो कह रहे कि क्या फ़ायदा है अगर हम आंकड़े निकालें, अगर हम एजुकेशन, अगर हम इनको स्टडी करें गाँव को, तो फिर क्या फ़ायदा होगा उससे। तो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है, ये आपको करना है, ठीक है। मैंने सिर्फ पॉइंट लिखा है जिसपे कि पूरा आंसर बेस्ड है। सामाजिक संरचना को समझना, तो जो स्टडी अगर हम करते हैं किसी भी क्षेत्र की, तो उससे क्या होता है, जो वहाँ की स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो हमें समझने में आती है। जैसे कि जाति और जो वर्ग है उनकी क्या स्थिति है वहाँ पे, रिश्तेदारी जो है वो समुदाय कैसा है, या जो लोग हैं वो अपने जाति के अंदर रिश्तेदारी करते हैं या बाहर भी करते हैं, ठीक है, अंतर्विवाही होता है या बाहर विवाह भी होता है, या जो ग्रुप्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, जाति के आधार पे बनते हैं या क्लास के आधार पे बनते हैं, क्लास मतलब जो वर्ग है, ठीक है, गरीब अमीर, उसके आधार पे बनते हैं, क्या आंकड़ा होता है, क्या तरीका होता है जिसके आधार पे समुदाय या रिश्तेदारी है वो लोगों की बनती है। और जो पारंपरिक संस्थाएं हैं जैसे कि पंचायत है, तो ये सब को जो है स्टडी करना कि कैसे काम करती है, इसके लिए जो ग्राम अध्ययन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इस ग्राम को स्टडी करना, यानी कि जो गांव है, विलेजेस है, उनको स्टडी करना। तो दूसरी चीज़ होती है आर्थिक गतिशीलता का विश्लेषण करना, यानी कि यहाँ पे जो है कितनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, कृषि, भूमिगत स्वामित्व होता है या नहीं, ग्रामीण जो शहरी प्रवास है वो होते हैं, क्यों होते हैं, अगर होते हैं तो, ठीक है, यानी कि जो लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं वो क्यों जाते हैं, इसका आंकड़ा निकालना, इसके लिए फिर सोल्यूशन देना कि क्या हो सकता है, कैसे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेंस है वो सभी बाहर जाके काम कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे जो गांव है, गांव में मेंस की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो इसलिए उनको जाना पड़ता है बाहर। तो उनको रिसर्च करके उनके लिए सोल्यूशन निकालना, गरीबी और असमानता, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक प्रथा और विश्वासों की जांच, धर्म और अनुष्ठान, लोक कथाएं, परंपराएं, सामाजिक परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें क्या है, सांस्कृतिक प्रथा जो होती है हमारी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर होता है हमारा, सॉरी कल्चर होता है जो हमारा, जो हमारे जो बिलीफ्स होते हैं उनकी जांच करना, ठीक है, स्टडी के द्वारा कि भाई धर्म है, अनुष्ठान कैसे हैं वहाँ पे, किस तरीके से लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी जो लोक कथाएँ हैं वो कैसे लोगों को प्रेरित करती है, किस तरीके से उनमें अगर भेदभाव पैदा हो रहा है तो वो उस भेदभाव में धर्म का, अनुष्ठान का, लोक कथाओं का कैसे रोल रहा है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन कैसे रहा है उसके अंदर, उस समाज के अंदर, राइट। उसके अलावा निर्मित निर्माण में योगदान, नीति निर्माण, सॉरी, यानी कि जो पॉलिसीज मेकिंग होती है उसमें हेल्प करती है हमारी, जो ग्राम अध्ययन में अगर हम बात करें, ग्राम अध्ययन जो होता है हमारा वो नीति निर्माण में हमारी हेल्प करता है। पॉलिसीज़ मेकिंग जो गवर्नमेंट बनाते हैं ना, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, वो इसी आधार पर बनाती है, क्योंकि वो उनको स्टडी कर चुकी होती है पहले कि वहाँ पे कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, किस तरीके से उनका भेदभाव हो रहा है, उनकी इकोनॉमिकल स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उन सभी को निकाल के फिर एक आंकड़ा निकालती है और एक उसके बाद नीति उनके लिए बनानी शुरू करती है। विकास पहले जो है की जानकारी देना कि भाई पहले विकास जो है, पहल जो होती है जो विकास की, वो कैसी हुई है, पहले हुई तो उसमें क्या गड़बड़ी रह गई, हमारे से क्या कमी रह गई जो वो विकास नहीं हो पाया वहाँ के लोगों का। सामाजिक न्याय देखना कि भाई दलित जो महिलाएं हैं उनके लिए जो चैलेंजेस है उनको सर्च करना, उनको खोजना, उनके लिए फिर वो सोल्यूशन निकालना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके बाद है भारत में जनजातियों के सामाजिक विभेदन के उभरते आयामों का वर्णन कीजिए, ठीक है, यानी कि बेसिकली जो जनजातियां हैं उनके बारे में सवाल यहाँ से बनता है आपका। जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि उनके बीच में जो भेदभाव है वो कैसे होता है, किस आधार पे होता है, क्योंकि देखो आज जो भेदभाव है ना वो सिर्फ किसी जाति से बाहर नहीं है, जाति के अंदर भी भेदभाव हो रहा है, ठीक है, दलित से ईर्ष्या कर रहा है कि देखो वो मेरे से आगे निकल गया या मैं उससे आगे निकल गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम सेम है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बड़ी जातियों में नहीं होता है, वहाँ पे भी होता है, ठीक है, सब जगह है। आप आज हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, आपके पड़ोसी देख लो, आप लोगों से ईर्ष्या करते होंगे कहीं ना कहीं पे, तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जनजातियों में भी ऐसा होता है,
अब इसमें क्या है, कह रहा है कि भारतीय जनजातियों के बीच सामाजिक विभेद एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जो ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है, यानी कि इसमें काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जिससे कि ये सब चीज़ें जो भेदभाव है इनके बीच में ये पैदा होता है। सबसे पहला आर्थिक भेदभाव होता है। ठीक है, आर्थिक भेदभाव में क्या होता है कि भाई आप आय असमानता होती है, यानी कि जो इनकम है उसमें डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। कुछ जो जनजातीय समुदाय हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, वो बहुत अच्छा पैसा कमाती है। ठीक है, वो बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन कुछ पीछे रह गई हैं। संसाधनों तक पहुंच जो है किसी की बहुत ज़्यादा है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करें, इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, किसी और को मत समझ लेना, जनजातीय समुदाय बस। और शिक्षा और जो रोज़गार है, किसी किसी की पहुंच अच्छी है, किसी किसी की पहुंच नहीं हो पा रही है वहाँ तक, है ना। सांस्कृतिक भेदभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो सांस्कृतिक और जो आत्मसात है वो आपको मिलता है। इसमें क्या है कि जनजातियों द्वारा मुख्य धारा के जो रीति रिवाज हैं उनको अपनाना। यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे कुछ जनजातियाँ हैं वो बाहर निकल गई हैं। ठीक है, अपने जो माहौल था जंगलों में रहना, जो हम बोलते थे कि जंगलों में रहते हैं जनजाति समुदाय, आदिवासी जनजाति, तो ये बाहर निकल गए हैं वहाँ से। इससे क्या हो रहा है, इनका जो कनेक्शन है वो मूल धारा के लोग, जैसे कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, नॉर्मली जो सबके साथ रहते हैं, उनके साथ हो गया। इससे क्या हो रहा है, इनकी जो संस्कृतिकरण है वो हो गया है। मतलब समझो आप, संस्कृतिकरण का मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। संस्कृतिकरण का मतलब होता है जब आप किसी और की संस्कृति से अपनी संस्कृति को जो कंपेयर करते हो ना, और आप फिर किसी और की संस्कृति को भी अपनाने लगते हो, वहाँ पे उनको फॉलो करने लगते हो, उनकी रीति रिवाज को फॉलो करने लगते हो, उसी को हम बोलते हैं संस्कृतिकरण। ठीक है, और जो आत्मसात है, यानी कि हमें सोच के कि भाई इसकी संस्कृति में ये वाली चीज़ अच्छी है तो हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, होता है ना कि भाई जो छोटी संस्कृति के जो लोग बात होते हैं, जिनकी संस्कृति बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, वो किसी और को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर उनकी संस्कृति को फॉलो करने लगते हैं। अपनी संस्कृति को जो अपनी जो कल्चर है उसको भूल जाते हैं वो। ठीक है, सांस्कृतिक पहचान की हानि हो जाती है वहाँ पे, तो ये तो होगा ही, है ना। इसके चक्कर में क्या होता है, जब हम किसी और की कल्चर को फॉलो करते हैं तो हमारा जो कल्चर है वो हम भूल जाते हैं बाद में जाके हमारा। ठीक है, और जो सांस्कृतिक परंपराओं का जो है पुनरुत्थान होता है, फिर बाद में फिर दोबारा से हम रियलाइज़ करते हैं कि हमने गलत कर दिया, और फिर हम दोबारा से उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए थे, रीति रिवाज कि भाई ऐसे करो वैसे करो, वो सब हम दोबारा से फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है जनजातीय समुदाय हैं, ये आपको पहाड़ों की साइड में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। वहाँ पे यहाँ पे जो है आसाम की साइड में बहुत ज़्यादा जो है ऐसे संस्कृति को फॉलो किया जाता है। राजनीतिक विभेदीकरण, इसमें क्या है कि भाई जातीय स्वायत्ता आपको देखने को मिलती है, प्रतिनिधित्व और जो भागीदारी है वो देखने को मिलती है, संघर्ष और हिंसा आपको देखने को मिलती है राजनीति में। यानी कि जो जनजातीय समुदाय है उनकी राजनीति के भीतर भी आपको बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, पॉलिटिक्स की भाई जो जनजातियाँ हैं कुछ, उसमें कम्युनिटी ऐसी है जो कि बहुत आगे निकल चुकी है, और उनकी जो जनजाति है समुदाय है उनको एक स्वायत्ता मिल चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। कुछ ऐसी जिनको नहीं मिली है तो वहाँ पे भेदभाव रहता है। और बात करें प्रतिनिधि की, तो देखो जिस समुदाय में से अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, चुना जाएगा, जिस कम्युनिटी में से, कि जिस ट्राइबल कम्युनिटी में से कोई चुना जाएगा तो उसी का ही वो भला करेगा, ना कि किसी और अन्य कम्युनिटी का। वो ये नहीं देखेगा कि भाई ट्राइबल कम्युनिटीज़ में सिर्फ हमारा समुदाय नहीं आता और भी लोग आते हैं, वो नहीं देखेगा। जैसे कि आप देखते हो ना, हमारा जो बेसिकली जो आसाम की साइड वाला जो क्षेत्र है जितना भी, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारी जनजातीय समुदाय वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, हक्का बक्का, कुकी, ये सब, तो ये अलग अलग कम्युनिटीज़ है, ये सभी है ट्राइबल कम्युनिटीज़, लेकिन इनका जो ग्रुप्स है वो सबका अलग अलग है। तो जैसे कि कोई कुकी समुदाय में से निकल के आएगा, कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा तो वो जीत जाएगा। अगर वो सोचेगा कुछ करने के लिए तो वो अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचेगा, किसी और के बारे में सोचेगा। नॉर्मल चीज़ है, वो अपने जो कम्युनिटी है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ना कि सभी कम्युनिटी को जो वहाँ पे और भी एग्जिस्ट करती होंगी उनके बारे में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई ऐसा भी होता है कि वो जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, संघर्ष और हिंसा भी आपको यहाँ पे इसलिए देखने को मिलती है। अब जो लास्ट है वो आपका लिंग भेद है। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई लिंग संबंधी भूमिकाएं और जो असमानताएं हैं वो आपको मिलती है। महिलाएं सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन कहीं पे भी आपको पावर एम्पावरमेंट देखने को नहीं मिलती है महिलाओं के अंदर। लिंग आधारित हिंसा आपको देखने को मिलती है। वो क्या है
जो एसटी कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, इनको हम एसटी भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको पढ़ाया है ये भी बुक के अंदर, आपकी जो बुक है मैंने पूरी पढ़ा रखी है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो उनकी भूमिकाएं हैं, जो रोल्स होता है महिलाओं की, वो बेसिकली जैसे कुकिंग समुदाय की महिलाएं हैं तो उनके रोल्स अलग है, ठीक है, और जो हक्की बक्की कम्युनिटीज़ हैं उनके रोल्स अलग हैं। तो उनमें हमेशा जो है इस चीज़ को लेके एक ना एक मतलब चिंता बनी रहती है कि भाई कौन सा जो समुदाय है उसमें क्या काम करना चाहिए, महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। तो वो वहाँ पे जो है एक असमानताएं है, जनजातियों के अंदर महिलाओं के काम को लेके, उनकी भूमिकाओं को लेके असमानताएं आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और जो महिलाएं सशक्तिकरण है वो आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है, और लिंग आधारित जो हिंसा है वो आपको मिलती है ना, जेंडर के अकॉर्डिंग उनको जो है प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, ये सब भी होता रहता है वहाँ पे, है ना। ये इसमें क्या है ना, एसटी के अंदर भी आपको डिवाइडेशन मिलता है, ठीक है, डिवाइड ऐसे करते हैं ना हम लोग इस तरीके से। तो ये डिवाइड आपको मिलता है देखने के लिए। उनके बीच में भी जो है एक भेद होता है। दलित समुदाय है, दलित समुदाय के अंदर भी आपको भेदभाव मिलता है। उसमें भी दुनिया भर की सब कास्ट बनी हुई होती हैं अंदर ही अंदर, और सब अपने आप को श्रेष्ठ समझती हैं, ठीक है। तो वो एक टॉपिक रहता है हमेशा इंडिया में। ये तो मतलब हमेशा हॉट टॉपिक रहे हैं कि भाई हमारी जाति ऊंची है, नीची है, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपकी जाति ऊंची है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, आपने क्या कर लिया, आपने देश के लिए कुछ किया, हाँ, अपनी जेब भी भरी, आपने वो जो दुनिया में किया क्या है। अगर आपकी जाति ऊंची भी है तो आपने अब क्या फ़ायदा आपका कुछ करने का या ना करने का, ठीक है। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला है इस आंसर से आपको। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो भी आपकी हेल्प हुई है। नेक्स्ट वीडियो आपको इस पर चाहिए नहीं चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।